Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. In this session we are going to continue chapter number 15 homeostasis और इसका जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे that is about excretory systems in different types of organisms. इसमें हम simplicity से complexity की तरफ मूव करेंगे तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. Alright students. Excretion in hydra. According to the sequence of your textbook, hydra से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को इससे भी पीछे और ज्यादा सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ ले चलता हूं. दैट इज अमीबा और पेरामीशियम. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टूडेंट्स हमें यह नजर आता है कि वो ज्यादातर आइसोटोनिक होते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स के लिहाज से. अब वहां पे वो क्या कर रहे हैं, नेट गेन और लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर अकर्स थ्रू डिफ्यूजन. ऑलराइट, पानी जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू इन एंड आउट हो रहा होता है और बाकी जितने भी मिनरल्स आयंस वगैरह हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं. और उसके साथ ही साथ कुछ चीजें आपने पिछले साल पढ़ी हुई हैं जिसमें हम ये स्टडी करके आ चुके हुए हैं. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू द सेल इज एंडोसाइटोसिस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आउट ऑफ द सेल इज एक्सोसाइटोसिस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ एक जो रिसेंट सेशन में हम चीज पढ़ के आए हुए हैं कि द एनिमल्स दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट दे आर एक्सक्रीटिंग. सबसे पहले अमोनोटेलिक, फिर उसके बाद यूरियोटेलिक और उसके बाद यूरिकोटेलिक. अब इस सीक्वेंस में जो टॉपिक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स के अंदर रहते हुए किस तरह के एक्सक्रीटरी सिस्टम्स को इवॉल्व कर चुके हुए हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो द हाइड्रा इट बिलोंग्स टू द ग्रुप नाइडेरिया. ऑलराइट, इट इज अ नाइडेरियन और इनकी बॉडी हमेशा होती है डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक मींस द बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 लेयर्स. बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म. अब हमारे टॉपिक से रिलेटेड पहला पॉइंट यहां पे आ रहा है, they have no specialized excretory system. Alright, इसका मतलब ये है कि अगर हम excretion की बात करें तो हम यहां पे लिखेंगे excretion takes place by simple diffusion. Alright students, फिर इसके साथ ही साथ एक और पॉइंट मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं, ectoderm and endoderm excrete ammonia independently of one another. Alright students, अब ये पॉइंट जानबूझ के मैंने यहां पे शामिल किया है कि हमें ये पता है अमोनिया उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सक्रीट होता है जहां पे वाटर की अबंडेंस हो, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो. तो हाइड्रा आमतौर पे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है. इसका मतलब है कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट खारिज करेगा दैट विल बी अमोनिया. सो इट इज एन अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. फिर इसके साथ ही साथ दूसरी चीज जो मैंने यहां पे लिखी है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये एक दूसरे के बगैर ही जो खुराक और पानी एंडोडर्म की तरफ आता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, वहां पे डाइजेशन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस मुकम्मल होते हैं और बाहर जाती खुराक के साथ जो पानी बाहर जा रहा है उसी में ही नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज कर दिया जाता है. जबकि जो एक्टोडर्म है वो बाहर वाली साइड से खुद ही पार्टिकल्स एब्जॉर्ब भी करती रहती है और खुद ही वहीं से नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज भी करती रहती है. ऑलराइट, तो ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही. दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन हाइड्रा दैट यू हैव टू मेमोराइज. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो दूसरा ग्रुप हमारे पास आ रहा है दैट इज फ्लैटवर्म्स और हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया. अब स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे फ्लैटवर्म्स के ग्रुप का नाम ये तो आपको याद होना चाहिए. देयर आर प्लेटीहेल्मिंथीज और प्लेटीहेल्मिंथ्स.
all right, and they are simply known as flatworms. फ्लैटवर्म्स क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके किताब के सफे जो हैं वो डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड हुए होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है और वो ये कि दे हैव डेवलप्ड द फर्स्ट एवर टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑलराइट, और इसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। दे आर नोन एज प्रोटोनेफ्रीडिया। ऑलराइट, एंड प्रोटोनेफ्रीडिया है क्या चीज? इट इज network of tubules. All right, they are excretory in nature without any internal opening. All right, and the waste products are excreted to exterior. Alright students, अब ये एक अहम बात है जो यहां पे मैंने लिखी है। प्लेनेरिया की शक्ल अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक फ्लैटवर्म है, एक साइड पे हेड है और उसके बाद एक्सटेंडेड बॉडी होती है इसकी। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो फर्दर ब्रांच्ड होती है। ऑलराइट, इसी तरह जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें नजर आता है इसकी बॉडी के अंदर, इसके पास नालियों का एक बड़ा नेटवर्क है जो सारी बॉडी के सेल्स के साथ कनेक्टेड है। ऑलराइट, लेकिन ये जो ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, हर ट्यूब्यूल की टिप के ऊपर एक कैप सेल मौजूद है, दैट आर नोन एज फ्लेम सेल्स। जी स्टूडेंट्स, flame cells are the excreting cells of the tubular network of the flatworms. Alright, यानी कि ये जो प्लेनेरिया वगैरह या इसी तरह जो फेसियोला वगैरह दूसरे ग्रुप के फ्लैटवर्म्स हमें नजर आते हैं, इनके अंदर जो ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, every tubule is capped by specialized cells known as flame cells. इन फ्लेम सेल्स की एक खसूसियत है और उसी खसूसियत की वजह से इनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है यहां पे एज एन एक्सक्रीटरी सेल। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं 2-3 पॉइंट्स यहां पे लिख देता हूं, इनको समझने में आसानी हो जाएगी। द फर्स्ट थिंग इज दे हैव सिलिया, ऑलराइट, देन दे हैव ल्यूमन, नाली की तरह की साख्त है और अंदर वाली साइड जो होती है किसी भी ट्यूब की, दैट इज ऑलवेज नोन एज ल्यूमन। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक पावर है इनके पास, दैट इज द विथड्रॉइंग फोर्स। ऑलराइट, सिलिया जब मूव करते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है जो बहुत सारी बुक्स में भी आपको नजर आएगी, दैट इज फ्लिकरिंग फ्लेम लाइक मूवमेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट जहन में रखते हुए गौर से समझिएगा कि ये फ्लेम सेल काम किस तरह से कर रहे हैं। अब ट्यूब्यूल्स हैं जिन्होंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को पहले अंदर खींचना है, तो यहां पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लेके कौन आ रहा है? सबसे पहले नंबर पे वो लेके आ रहे हैं सिलिया। ऑलराइट, सिलिया मूव करते हैं फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह की मूवमेंट। अब फ्लिकरिंग फ्लेम बुनियादी तौर पे क्या है, अगर आपने बहुत ज्यादा मर्तबा सुन लिया हुआ है तो इसको यहां पे देख भी लें कि बुनियादी तौर पे जब कोई भी शोला या फ्लेम कैंडल का या दिए का या लालटेन का उसके ऊपर से थोड़ी सी हवा स्पीड के साथ गुजरे तो वो फौरन फड़फड़ाना शुरू हो जाता है। ये वाली जो मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज फ्लिकरिंग फ्लेम लाइक मूवमेंट। तो सिलिया का ग्रुप जिसको हम टफ सिलिया कहते हैं वो मूव करता रहता है और इंटरस्टिशियल और सिलोमिक फ्लूइड को मूव करता है इनटू द ट्यूब्यूल्स। अब सिलोमिक फ्लूइड जब अंदर आ रहा है तो इसके पास नाइट्रोजनस वेस्ट भी हैं और साथ ही बहुत सी काम की चीजें भी इसके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद हैं। तो जो एपिथेलियल सेल्स हैं ट्यूब्यूल्स के, वो क्या करते हैं, काम की चीजों को रीअब्सॉर्ब करके वापस बॉडी के हवाले कर देते हैं, जबकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको कैपिलरी डक्ट्स में से इतनी छोटी नालियां के यूनिसेलुलर ट्यूब्यूल्स बना रहे हैं। क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए
कैपिलरीज की थिकनेस कितनी होती है, 1 सेल थिक। ऑलराइट, तो यहां पे भी कैपिलरी डक्ट की टर्म यूज हो रही है। इसका मतलब ये है बहुत ही बारीक नालियों की मदद से वेस्ट प्रोडक्ट्स को आगे मूव किया जाएगा और फिर उसके बाद बॉडी से बाहर जाती हुई ओपनिंग, जिसको हम एक्सक्रीटरी पोर कह सकते हैं, वहां से नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से खारिज कर दिया जाएगा। तो इसीलिए हमने एक बात शुरू में कही थी कि इस तरह के नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स के अंदर कोई भी इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं है। जो कुछ एब्जॉर्ब किया जाएगा उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट डायरेक्ट जाएंगे बॉडी से बाहर और जो काम की चीजें हैं उनको रीअब्जॉर्ब करके बॉडी के हवाले कर दिया जाएगा। दिस इज एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है दैट इज एक्सक्रीशन इन earthworm. All right, students. Earthworm एक स्पेसिफिक टाइप का वर्म है विच शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अगर आपको याद हो मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या चीज है, तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के बाहर वाली साइड पे भी आपको लाइंस नजर आए, जिसका मतलब ये हो कि ये इंटरनली भी सेगमेंटेड हैं, अलहदा अलहदा खाने बन चुके हैं इनकी बॉडी के। सो दैट टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इनके अंदर भी स्टूडेंट्स ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें नजर आ रहा है। तो इसके भी पॉइंट्स पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। द फर्स्ट थिंग इज दैट दे हैव अ लिटिल बिट डेवलप्ड tubular excretory system. All right. फिर MCQs के लिए एक बात जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Each segment contains 2 metanephridia. जी स्टूडेंट्स, वर्ड चेंज हो गया। पिछले ग्रुप में हम इनको कह रहे थे प्रोटोनेफ्रीडिया, इसका मतलब है वहां पे सिंपल ट्यूब्यूलर सिस्टम था, यहां पे उसकी निस्बत थोड़ा सा एडवांस हुआ, तो साथ ही हमने इसको मेटानेफ्रीडिया कहना शुरू कर दिया। अगर मेटानेफ्रीडिया कह रहे हैं तो कंपोनेंट्स इसके पहले से ज्यादा रिफाइंड होंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से काम परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट द कंपोनेंट्स नेफ्रोस्टोम, ऑलराइट, द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, फिर उसके साथ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, देन इज द ब्लैडर, और जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं दे आर कवर्ड बाय पेरीट्यूब्यूलर नेटवर्क of capillaries. All right, students, and then is the excretory pore और nephridiospore भी इसको आप लोग याद रख सकते हैं जी। अब ये कंपोनेंट सारे के सारे हमने लिख लिए हैं। अब अगर आप गौर करें इस फिगर के ऊपर तो आपको पता चल रहा है कि ये जो एक सेगमेंटेड वर्म हमें नजर आ रहा है, इसके दरमियान में होती है गट, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इस गट के दोनों साइड्स पे एक एक मेटानेफ्रीडियम नजर आ रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह नजर आती है हमें, जो सेप्टम नजर आती है, जो वॉल है स्टूडेंट्स इस सेगमेंट की, हर एक पिछले सेगमेंट की नेफ्रोस्टोम अपने से अगले सेगमेंट के अंदर मौजूद होती है, वहां से सिलोमिक फ्लूइड को खींचना शुरू कर देती है। अब जैसे ही इसके आगे सिलिया मौजूद होते हैं और वो भी उसको विथड्रॉ कर रहे होते हैं। अब जैसे ही सिलोमिक फ्लूइड मूव करता है इनटू दीज ट्यूब्यूल्स, तो यहां पे भी वही काम किया जाएगा कि ट्यूब्यूल्स के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट को तो आगे पास करते चले जाएंगे, लेकिन काम की चीजें जितने भी यूजफुल कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद थे, सॉल्ट्स और शुगर्स और बाकी मॉलिक्यूल्स, उनको वापस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर भेज देंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि काम की चीजें रीअब्सॉर्ब होती रहेंगी, एनर्जी बरकरार रहेगी, और वो सारा कुछ एब्सॉर्ब होके कहां पे जा रहा है, इन द पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज।
अब कैपिलरीज का नाम यहां पे देख के आपको हैरान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्थवर्म के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। तो इसका मतलब यह है कि ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद है, तो न्यूट्रिएंट्स जज़ब होकर ब्लड के अंदर जाएंगे और ब्लड से फिर बाकी बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हमने एक टर्म यहां पे लिखी हुई है ब्लैडर। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको अब यूरिन करार दिया जा चुका है, उसको थोड़ी देर के लिए ब्लैडर में स्टोर किया जाएगा और फिर वहां से इसको पुश करके बॉडी के बाहर फेंक दिया जाएगा। अब यहां पे एक थोड़ी सी ऑकवर्ड सी एडेप्टेशन इनके अंदर हमें नजर आती है, और वो क्या है, समटाइम्स दे स्प्रेड देयर यूरिन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, या स्किन के ऊपर ही उसको खुद ही फैला लेते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसके लिए स्टूडेंट्स आप सोचें थोड़ी देर के लिए, जवाब मैं आपको बाद में बताता हूं। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे हाइड्रा का जिक्र किया था, फिर उसके बाद प्लेनेरिया का जिक्र किया, देन वी टॉक्ड अबाउट द अर्थवर्म, और अब हम बात करने जा रहे हैं एक टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड की, दैट इज कॉकरोच। तो यहाँ पे सबसे पहले अगेन वही सीक्वेंस में फॉलो कर रहा हूं, पहले पॉइंट्स लिखूंगा फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली कॉकरोच रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है खुश्की वाले हशरात को। ऑलराइट, टेरेस्ट्रियल जो जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, एंड दे आर आर्थ्रोपोड्स यानी कि जोड़दार टांगों वाले हशरात। फिर उसके साथ स्टूडेंट्स जो अहम बात आपने याद रखनी है वो ये है कि दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज यूरिकोटेलिक। इसका मतलब इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिक एसिड। ऑलराइट, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं यहां पे लिखने भी जा रहा हूं, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एमडी कैट के लिए भी इवन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या कि आर्थ्रोपोड्स are the only group of animals in which digestive system and excretory system are connected. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पे मैंने मेंशन की है कि हशरात वो वाहिद ग्रुप हैं एनिमल्स का जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही एक्सक्रीटरी सिस्टम जुड़ा हुआ है। नहीं तो बाकी तमाम ग्रुप्स जितने भी हम स्टडी करते हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इज टोटली सेपरेट सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टोटली सेपरेट सिस्टम। इवन जो भी पीछे हम अर्थवर्म पढ़ के आए हैं वहां पे भी गट इट इज अ सेपरेट ट्यूब, और उसके साथ हमें नजर आ रहे थे मेटानेफ्रीडिया। तो यहां पे जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं दे आर बेसिकली सस्पेंडेड ट्यूब्यूल्स। और कहां पे सस्पेंड हुए हैं अगर आपको याद हो तो व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स, इट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की एक अहमियत यह है कि इनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड है दैट इज नोन एज हीमोलिम्फ, और वो कैविटीज जिनके अंदर ये सर्कुलेट कर रहा है या घूम फिर रहा है दे आर नोन एज साइनसेस। तो हम यहां पे इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट, ऑलराइट, एंड द ओपनिंग्स आर नोन एज साइनसेस। लेकिन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड ट्यूब्यूल्स called Malpighian tubules. जी स्टूडेंट्स, इनको मालपीजियन भी बोलते हैं, मालपीजियन भी, और इवन के कुछ प्रोनाउंसिएशंस ऐसी भी हैं जिनमें इनको मालपायन भी बोला जाता है, लेकिन सस्पेंडेड ट्यूब्यूल्स हैं, आसान तरीके से याद रखें। अब इसके बाद आपको अगर याद हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इन आर्थ्रोपोड्स। सबसे पहले अगला हिस्सा जो होता है उसको हम कहते हैं फोरगट, दरमियान वाला हिस्सा जो होता है दैट इज नोन एज मिड गट, एंड द लास्ट पार्ट इज नोन एज हाइंड गट। मिड गट के इख्तिताम पे हमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स नजर आते हैं
जो कि इर्द गिर्द के सिलोमिक फ्लूइड के अंदर मूव कर रहे हैं। सस्पेंडेड हैं तो इसका मतलब है दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट फर्म स्ट्रक्चर्स। तो इसका मतलब ये है कि ये घूमते फिरते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब हीमोलिम्फ के अंदर से ये क्या करेंगे, सोल्यूट्स को इंक्लूडिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड सॉल्ट्स, उन सबको एब्जॉर्ब करके अंदर ले आएंगे। अब जैसे ही ये सारा कुछ अंदर मूव करके आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीजों को मूव किया जाएगा फ्रॉम द मिड गट टू द हाइंड गट। अब हाइंड गट की तरफ मूव करते हुए क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, एक अहम काम हो रहा है कि काम की चीजों को हाइंड गट का जो रेक्टम वाला पार्ट है वहां पे जाके रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, और बाकी वो सारा फूड जो आगे से डाइजेस्ट होके मूव कर रहा था पिछले पार्ट्स की जानिब, वो भी इजेशन के लिए रेक्टम में स्टोर किया जाएगा। अब यहां पे एक अहम बात यह है कि इनके अंदर चूंकि पानी की अवेलेबिलिटी कम है तो उसी लिहाज से दे हैव अडैप्टेड देमसेल्व्स टू एक्सक्रीट द नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। ऑलराइट, यूरिक एसिड्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में एक्सक्रीट किए जाएंगे विद द आउटगोइंग इजेस्टेबल मटेरियल, जिसको हम कहते हैं फीसेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इस सारे सीक्वेंस को मैं एक मरतबा समराइज कर रहा हूं आपके लिए कि मिड गट के इख्तिताम पे जो सस्पेंडेड ट्यूब्यूल्स मौजूद थे उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजनस वेस्ट और सोल्यूट्स और वाटर को, जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस थे, उनको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद अब वो मूव करके जा रहे थे फ्रॉम द मिड गट टू द हाइंड गट, और साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना काम भी चल रहा है पैरेलल, यानी कि द डाइजेस्टेड फूड हैज बीन रीअब्सॉर्ब्ड और जो अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे आगे मूव करते चले जा रहे हैं। हाइंड गट की जानिब जाते हुए काम की चीजों को रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, रेक्टम तक पहुंच के वहां से दोबारा वाटर को और सोल्यूट्स को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ दिया जाएगा। दैट आर नाउ द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। इनको थोड़ी देर बॉडी में रखा जाएगा और उसके बाद फिर बाहर जाते हुए सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। यहां पे आखिरी स्टेटमेंट में यहां पे मेंशन कर रहा हूं आपके लिए, दैट इज rectum is the part where reabsorption takes place. All right students, or gut is divided into foregut, midgut and hindgut. All right students, this is all about today's session. फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।